बोलिए 117 देखा जाए 117। 117 बोला गया कि एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 20 और 23 सेंटीमीटर है। कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? ध्यान दिया जाए यहाँ से, यदि अर्धगोला कटोरा बनाइएगा इस तरह से, तो एक आपका आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, लग रहा है अर्धगोला कटोरा। इसमें एरिया 3 को मिलेगा, ठीक है। एक तो बाहरी वाला एरिया, एक इसका अंदर वाला एरिया, एक एरिया और आपको दिखाई देने वाला होगा, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है कुछ? अब बोलिए ना जी, सुबह सुबह का टाइम है फिर भी नहीं बोल रहे। अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया बोला गया है, तो एक हो गया बाहरी एरिया, एक हो गया अंदर वाला एरिया, एक उसका चौड़ा जो पट्टी रहेगा उसका एरिया निकलेगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसमें 3 प्रकार का एरिया निकालना है। इसमें बोला गया है कि बाहरी त्रिज्या व आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है। आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 20, यानी स्मॉल आर बराबर 20, और बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर 23, ठीक है। अच्छा बताइए कि अर्धगोला का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पूरे गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, आधा गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर किसका होता है? जब पूरी तरह से ठोस रहता है, जब पूरी तरह से ठोस रहेगा तब ना बोले कि आधा भाग का 2 पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर वाला वृत्त का एरिया जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो खोखला है ना, तो खोखला है, तो इस कंडीशन में केवल बाहर वाला एरिया, इसका एरिया की बात किया जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और अंदर वाला के भी लगाएंगे तो वो भी अंदर वाला कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस में एक्स्ट्रा आपका ये वाला बढ़ेगा पट्टी का एरिया, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो पूरी बड़ा वाला वृत्त का एरिया माइनस अंदर वाला छोटे वाले वृत्त का एरिया, यानी इसका टोटल क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर 1 लिखना पड़ेगा कि बाहर वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है, कलर करते हैं इसको दूसरा कलर से, ये जो भाग दिखाई दे रहा है बाहर वाला, इसका एरिया केवल कितना होगा? बोलिए 2 पाई आर। कौन बोला यार? 23 वाला कि 20 वाला? 23 वाला। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर। प्लस में अब चाहिए अंदर वाला एरिया, देखिए अब चाहिए ए वाला एरिया, अंदर वाला एरिया, तो इसका भी एरिया क्या होगा? ये भी 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर कौन त्रिज्या? 20 वाला लेना है, तो फिर प्लस में लेना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर। उसके बाद बच गया लाल वाला, देखिए ये जो पट्टी देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, तो इसका तो कुछ क्षेत्रफल होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि वृत्त के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़ा वाला वृत्त का एरिया माइनस अंदर वाला वृत्त का एरिया। जब यहाँ से बाहरी वाला 23 हो गया, अंदर वाला 20 हो गया, तो 3 सेंटीमीटर का जो चौड़ाई आया, यानी कटोरे की मोटाई जो होगा उसका मेटल का, उसका एरिया तो निकालना पड़ेगा। तो उसका एरिया बराबर क्या होगा कि बाहरी वृत्त का एरिया माइनस आंतरिक वृत्त का एरिया। और इस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा कि पाई को कॉमन ले लीजिए, अब अंदर बचेगा 23 का स्क्वायर माइनस कितना? 20 का स्क्वायर। कुछ समझ में आया? मतलब पाई 23 स्क्वायर माइनस पाई 20 स्क्वायर का मतलब हो गया ये पट्टी का एरिया हो गया। और सभी को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा? पाई को बाहर निकाल ले, पाई को बाहर निकाल लिया जाए, पाई को बाहर निकाल लेगा तो यहाँ 23 का स्क्वायर 529 दूना 1058 प्लस पाई तो बाहर निकल गया 20 का स्क्वायर 400, 400 दूना के 800 प्लस पाई तो बाहर निकल गया है, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग मत करिए, डायरेक्ट सोचिए, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना? अब ऐसे भी कर सकते हैं कि 23 का स्क्वायर 529 में से 400 जाएगा तो कितना? 129। इसको जोड़िए, आंसर आ जाएगा लास्ट में 87, शायद सी वाला ही आंसर होगा। तीनों को 3 कलर में कर दिए, समझ में आ जाएगा ना? हो गया, मिटा दें? बोलिए आगे। 17 के बाद 22, 21, ठीक है।
देखिए बोला गया कि एक घनाकार आकार में से एक लकड़ी के टुकड़े को उसके लंबाई के लंबवत 4 कांटों से काटकर 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और यह पता चलता है कि प्रत्येक टुकड़ा 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का घन है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? देखिए पहले बोला गया कि एक घनाकार आकार में एक लकड़ी के टुकड़े को, घनाकार नहीं होना चाहिए, घनाभ आकार का होना चाहिए, एक घनाभ आकार के लकड़ी के टुकड़े को उसके लंबाई के लंबवत 4 कांटों से काटकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। और फिर यह पता चलता है कि प्रत्येक टुकड़ा 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक घन है। तो देखिए पूछ रहा है कि जो शुरू में जो घनाभ का जो था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले इस घनाकार लिखा हुआ इसको घनाभ बनाइए, घनाभ होना चाहिए। घनाभ आकार में एक लकड़ी के टुकड़ा है। देखिए ध्यान दिया जाए, जैसे हम घनाभ आकार में एक लकड़ी का टुकड़ा बना लेते हैं ऐसे, दिखाई दे रहा है कि घनाभ आकार में लकड़ी का एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसका लंबाई एक होगा, एक इसका चौड़ाई होगा, एक इसका ऊंचाई होगा। कह रहा यहाँ लंबाई के लंबवत, मतलब लंबाई ऐसे है ना, इसका लंबवत मतलब ऐसे काटना है। ठीक है, तो कह रहा लंबाई के लंबवत इसके 4 कांटों से, काट का मतलब कटिंग हो गया कि जब 4 बार कटिंग करेंगे तो क्या भाग में बटेगा? 5 भाग में। जब एक बार कटिंग करेंगे तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, 2 बार कटिंग करेंगे तो 3 भाग में बढ़ जाएगा। तो कह रहा 4 बार कटिंग करना है, और जब 4 बार कटिंग करेंगे तो 5 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। अब बाद में यह पता चलता है कि जो प्रत्येक टुकड़ा जो निकलेगा वो 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक घन निकलेगा। अब भाई इसको आप कटिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर देते हैं 4 कटिंग करना है, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया और 4 4 जब कटिंग करेंगे तो कटिंग कर दे ऐसे, दिखाई दे रहा है ना। एक कटिंग हो गया, देखिए दूसरा कटिंग हो गया, एक आपका तीसरा कटिंग हो गया, ये देखिए आपका चौथा कटिंग हो गया। और जब यहाँ से निकलेगा तो ये भी एक घन निकलेगा, ये भी एक घन निकलेगा। कितना घन निकलेगा? 1 2 3 4 5 घन निकल जाएगा। जब 5 घन निकल जाएगा तो कह रहा प्रत्येक जो घन निकलेगा यहाँ से इसका आयतन कितना होगा? 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये दिया हुआ है, यहाँ भी आयतन कितना होगा? 27 सेंटीमीटर क्यूब। और ये छोटा वाला निकलेगा वो क्या निकलेगा? घनाभ निकलेगा कि घन निकलेगा? घन निकलेगा। जब घन निकलता है तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो घन निकलेगा तो इसका ये वाला आपका कितना रहेगा? 3। ये भी कितना? 3। और ऊंचाई भी कितना? 3। अब कह रहा है कि जो घनाभ शुरू में था उसका क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई निकाल लिया जाए, तो ऊंचाई तो 3 रहेगा, चौड़ाई भी कितना रहेगा? 3 रहेगा। लंबाई कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 बचा 3 बचे, यानी पूरा इसका लंबाई कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। बस इससे केवल पता लग गया। यानी घनाभ का, अब यदि टोटल क्षेत्रफल चाहिए तो लिखना पड़ेगा यहाँ से घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB। LB करेंगे तो 15 तिया 45 प्लस में BH 9 प्लस में HL 45। इसको जोड़िए आंसर आ जाएगा 45 2 90 या 9 198। 198 देखिए आंसर हो जाएगा। तीन कहां से आया समझ में आ रहा है कुछ? जब आयतन 27 है, एक घन है, तो भुजा तो 3 होगा। काची बना रहे हैं जी? बनाइएगा सही ढंग से, तो 9 से थोड़ी बनता है। आगे बढ़े। जब बना रहे थे हम तो उसमें देखे नहीं होंगे कैसे बना रहे हैं। हाँ चलिए बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए। 22 से बोला गया कि त्रिज्या R के एक गोले की सामग्री को पिघलाया जाता है और मोटाई A और बाह्य त्रिज्या B के खोखले बेलनाकार खोल में बदल दिया जाता है। इसकी लंबाई क्या है यह मानते हुए कि पुनर्रचना में कोई सामग्री नष्ट नहीं हुई। देखिए डिजाइन जो दिया उसको पहले समझिए। कह रहा R त्रिज्या का एक पहले क्या था?
एक गोले के सामग्री को पिघलाया जाता है। मतलब मान लीजिए कि आर त्रिज्या का एक गोला है, लोहे का गोला है, इतना बड़ा लोहा का गोला है, उसको पिघलाइएगा तो पिघलाइएगा किसका, उसका आयतन के कि क्षेत्रफल को, आयतन को। और पिघलाने के बाद जो भी वहां से मटेरियल मिलेगा आपका, मेटल मान लेते लोहा होगा, पिघला दिए तो जो लोहा का आपको मटेरियल मिला उस मटेरियल से बोला गया है कि पिघलाया जाता है। और ए मोटाई ए और बाह्य त्रिज्या कितना बी, ये खोखले बेलनाकार खोल में बदल दिया जाता है। मतलब एक लोहे का गोला था, उसे एक बेलनाकार खोल करने के मतलब एक पाइप एक तरह से सोच सकते हैं कि बेलनाकार ही होता है पाइप और खोखला ही होता है, और उसका मोटाई दिया हुआ ए और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ बी, उस रूप के बेलन में ढाल दिया जाता है। और यहाँ से पूछा गया बताइए उसकी पुनर्रचना में कोई सामग्री नष्ट नहीं हुई तो उसकी लंबाई क्या है। मतलब गोला से बेलन बनाने में किसी भी सामग्री का नष्ट नहीं हुआ है, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर यहाँ से जो बेलन को बनाने में जो मटेरियल लगा हुआ उसका आयतन, बेलन का आयतन नहीं, यहाँ बेलन को बनाने में जो मटेरियल लगा उसका आयतन, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आइए इसका पहले हम फिगर से आपको समझा देते हैं। एक पहले आपके पास है गोला, ये जो गोला है ये खोखला नहीं है सर, ये भरा गोला है, ठीक है, मतलब एक ठोस गोला है। और इसकी त्रिज्या कितना है, आर, आर त्रिज्या के गोले को पिघलाना है और पिघला करके एक बेलन बनाना है जो कि एक खोखला बेलन होगा। और खोखला बेलन जब बनाएंगे तो देखिए यहां से ध्यान दिया जाए, इसमें एक और ऐसे खींच दिया जाए, दिखाई दे रहा है खोखला बेलन, खोखला बेलन बीच से, ठीक है। इसमें बोला गया कि इसकी जो मोटाई होगा, मतलब जो बेलन बनेगा एक तरह से ऐसा समझिए ना कि एक सीमेंट वाला नाला देखे है जो पड़ता है रोड के बगल में, तो उसमें देखिएगा कि उसका जो मोटाई कुछ ना कुछ जरूर होता है, जो मटेरियल उसका होता है। इसकी मोटाई के बारे में बोला गया, ए वाला भाग जो कितना है, ए है। और बाहरी त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाहरी त्रिज्या, उसका मान कितना दिया हुआ है, बी है। ये आपका बाहरी त्रिज्या हो गया बी और इसका मोटाई ए हो गया, तो आंतरिक त्रिज्या बता सकते हैं कितना होगा, बी माइनस ए हो जाएगा। यानी इसका आंतरिक त्रिज्या पैसे बगैर लिख देते हैं कि बाह्य त्रिज्या मतलब कैपिटल आर बराबर बी हो गया, और आंतरिक त्रिज्या की बात बोलेगा तो बी माइनस ए होना चाहिए, मोटाई को घटा देंगे तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगा। अब कह रहा है कि इससे इसको बनाया गया है, तो इस कंडीशन में बताइए कि इसकी लंबाई क्या होगा, किसकी लंबाई, बेलन लंबाई करने का सेंस मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है, यही ना हुआ। बेलन का लंबाई क्या होगा, मतलब जो पाइप आप बनाए हैं उस पाइप की लंबाई क्या है, एक तरह से इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं ना, इसका ऊंचाई आपका क्या होगा। और ऊंचाई जो पूछा गया है एबीसी के रूप में पूछा गया है, तो एक तो तरीका आपके पास है कि आर एबीसी का कुछ वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, नहीं तो एकदम सेम यही वाला आंसर बिल्कुल आना चाहिएगा। तो फार्मूला पुट करिए, इसका आयतन बराबर बोलिए, आयतन बोलिए 4/3 पाई आर क्यूब। पिघलाने के बाद यही मटेरियल मिलेगा। और इससे बेलन जब बनाए होंगे तो इसका जो पूरा मटेरियल होगा वो कहाँ यूज हुआ होगा, बेलन के पूरा में हुआ होगा, केवल उसका मोटाई में, केवल मोटाई में हुआ होगा। तो ये जो मटेरियल देख रहे हैं आप, इसका आयतन निकालना, तो इसके आयतन बराबर होगा बाहरी बेलन का आयतन और माइनस इस खोखले बेलन का आयतन, उसको माइनस कर देगा तो बीच वाला भाग बचेगा ना उसका आयतन। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा बाहरी बेलन का आयतन, क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, एच की जगह पे हो जाएगा माइनस आंतरिक बेलन का आयतन पाई आर बराबर बताइए आर स्क्वायर मतलब बी माइनस ए का स्क्वायर इंटू कितना एच। अब देखिए दोनों जगह से पाई कॉमन होगा, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई कैंसिल, पाई तो कैंसिल हो गया। मान किसका चाहिए था, एच का, एच तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एच जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ से एच बराबर हो जाएगा क्या कि 4/3, अच्छा इधर ही लिखते हैं, यहाँ पर 4/3 आर क्यू है ना, और यहाँ से हम एच यदि बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा, एक बार और लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस में फिर यहाँ से प्लस में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ से तो फिर माइनस हो जाएगा, तो फिर से माइनस ए स्क्वायर, माइनस का 2a भी आएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2a और b, कोई दिक्कत। अब एच बराबर निकालेगा तो पूरा सेट नीचे आ जाएगा, इससे पहले बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एच बराबर जब निकालिएगा तो एच बराबर होना चाहिए 4/3, यहाँ से आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर, इसमें से एक कॉमन भी ले सकते हैं, तो बचेगा 2b माइनस a। देखिए आंसर है, नहीं है, हाँ ये लास्ट वाला समझ में आया कुछ।
आगे बोलिए, कितना नंबर? 26, 24, 24 देखा जाए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और एक अर्धगोले की त्रिज्या दोनों 14 सेंटीमीटर। एक शंकु है उसका आधार में भी त्रिज्या होगा और एक अर्धगोला है उसका भी त्रिज्या दोनों 14 सेंटीमीटर है। साथ ही इन दोनों ठोस के आयतन समान है, दोनों का आयतन भी समान है। तो पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? पाई आर एल, मतलब शंकु का त्रिज्या चाहिए और उसकी तिर्यक लंबाई चाहिए। बस इसमें देखिए कि शंकु का त्रिज्या ही पता है, केवल इसमें एल निकाल लीजिए, एल निकाल लीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, पहले बोला गया फिगर बनाए कि एक शंकु है, इसकी आधार की त्रिज्या और एक अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला, इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितना है? 14, मतलब ये भी आपका 14 हो गया और ये भी त्रिज्या कितना हो गया? 14 हो गया। उसके बाद बोला है कि साथ ही इन दोनों ठोसों के आयतन समान है। ठोस बोलने का मतलब ये हो गया कि ये भी एक खोखला गोला होगा, ठीक है, ये भी एक क्या होगा? खोखला ठोस होगा। अब दोनों ठोस का आयतन के आपस में बराबर है, तो इसका आयतन जब निकालेंगे तो इसका आयतन के लिए क्या चाहिए? एच चाहिए ना। यहाँ से त्रिज्या कितना है? 14 है, ठीक है, इसका ऊंचाई को मान लेते हैं एच, तो इसका आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर करेगा तो 14 का स्क्वायर इंटू एच, ये आयतन होता है। और इसका आयतन निकालिएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 14 के पावर कितना? 3। दोनों का आयतन बराबर बोला गया, हम बराबर कर दिए। इससे फायदा क्या होगा कि इससे एच का मान निकलेगा। जब एच का मान निकलेगा तो यहाँ से एच भी आ जाएगा, यहाँ से आपका त्रिज्या ही पता तो एल का मान आ जाएगा। तो एच निकालने के लिए इसमें कुछ कटता है तो काट दीजिए, पाई से पाई, 3 से 3, 14 का स्क्वायर से कटेगा, यहाँ से कई बार में केवल 14 एक बचेगा। एच बराबर कितना आ गया? एच बराबर आ गया 14 दूने के 28। यानी अब देखिए यहाँ से इस एच का मान नहीं पता था, इसका मान कितना है? ये हो गया 14, आई कितना हो गया? 28। अब चाहिए एल का मान, तो एल का मान निकालने के लिए बहुत लोग करेंगे 14 का स्क्वायर प्लस में 28 का स्क्वायर जोड़ेंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे। उससे ज्यादा अच्छा है कि रेशियो निकाल लीजिए, ये 1 है तो कितना है? 2 है, तो 2 दूना 4, 1 5, ये कितना हो जाएगा? √5। अब आपको लास्ट में देखना कि काटे थे कितना बार में? 14 बार में। 14 यहाँ से हटाया था ना जी, 14 यहाँ से हटाए थे तो 14 सब में गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर 14 गुना कर दिया तो हो जाएगा 14√5। बोलिए इसमें कोई परेशानी है? आर का मान दिया हुआ था 14, एच का मान आ गया 28, तो हम इन दोनों रेशियो लगा लिए तो 14 बार में काटना पड़ेगा, तो 14 एकम 14, 14 दूनी के 28। अब उसके बाद यहाँ से ट्रिपलेट लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 5, √5 आ गया और लास्ट में 14 से उसमें गुना कर दें। क्लियर हो गया चीज? अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ का एरिया, यानी शंकु जो है, शंकु का कर्व सरफेस एरिया चाहिए आपको, तो इसके लिए होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई मान सब दे रहा है, पाई का मान रख दीजिए 22/, आर का मान, एल का मान 14√5, गुना हो जाएगा 7 दूना के 14, गुना करिए आंसर आ जाएगा। 4 दूना के 8, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 होना चाहिए और 11 से डिवाइड होना चाहिए। कौन कौन कट रहा है? ये तो नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, ये हो जाएगा। 11 की व्यवस्था के नियम जानते हैं ना? हाँ, ये कैसे? बन नोट कर लीजिए। हेलो हेलो, हो गया? मिटा दे, बोलिए 130 तक में 126 देखा जाए।
लेकिन 26 में कहता है कि एक लड़का एक आयताकार मैदान के दो आसन्न भुजाओं पर चलता है। यदि वह विकर्ण पर चलता है तो वह बड़ी भुजा के एक चौथाई के बराबर दूरी बचा लेता है। बड़ी भुजा और छोटी भुजा के बीच अनुपात। ये बाबू, ये तो क्वेश्चन थी में भी था, एरिया में भी था, बताना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, कंडीशन खाली बता देते हैं, ठीक है। एरिया में भी था, रिपीट हो रहा है खाली कुछ क्वेश्चन, आयतन वाला ही पूछिए। देखिए कंडीशन ये है यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है इस बिंदु से इस बिंदु पर आने की कोशिश करता है, तो इसके लिए इसने रास्ता अख्तियार किया। ये भुजाओं के अनुरूप, उसी को लिखा गया है आसन्न भुजाओं पर चलता है। तो एक भुजा इसको पार करेगा, एक भुजा इसको पार करेगा, यानी इस बिंदु पर आने में कितना दूरी तय करेगा, तो L प्लस B के बराबर। लेकिन कैंडिडेट सोचा कि चलो इसी बिंदु पर आना है, तो उसने दोबारा रास्ता जो है विकर्ण के सहारे अख्तियार किया। अब बताइए, इधर से यहाँ तक पहुंचेगा, तो इस बार इस दूरी को तय करने में कितना दूरी लगा, तो ये विकर्ण के बराबर है, जबकि विकर्ण का फॉर्मूला होगा √L² प्लस B²। अब इन दोनों में कंपेयर किया गया कि इस बिंदु पर भुजा के सहारे चलने में जो दूरी तय किया गया और इसी बिंदु पर विकर्ण के सहारे दूरी तय किया, तो इसमें बचा लिया। यानी बचा लिया, कितना बचा लिया, तो एक चौथाई। किसके चौथाई, बड़ी भुजा का एक चौथाई। बड़ी भुजा यहाँ पर सेंस क्या मानिएगा, लंबाई मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर की जो टोटल लंबाई है और इसकी लंबाई, इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा, तो ये कहेगा L/2 जो है ज्यादा है, L/4 ज्यादा है, तो ये कहेगा L/4 क्या है, कम है। तो अगर हम इसमें L/4 क्या कर दे, जोड़ दे, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। फिर L/4 को इधर लेके आइए, स्क्वायर कीजिए, उसके बाद L अनुपात आपका B निकल जाएगा ये। चलिए नोट कीजिए। नहीं तो एरिया का पूछताछ हुआ है, उसमें देखिएगा, उसमें विस्तार करके बता दिया गया है दो तरह से, एक भुजा मान करके और एक जो है LB के आधार पर। आगे बोलिएगा 130 तक में 127। देखिएगा 127 में दिया हुआ है कि कमला के पास 3 बेलनाकार कंटेनर है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर है, जिसे वह अनाज से भरना चाहती है। और ये भी कहा है कि बेलनाकार कंटेनर जो था वो प्रत्येक की त्रिज्या दिया, अनाज से भरना है। यदि उनके अनाज के बैग में 100 केजी अनाज हो, यानी उसके बैग है उसमें 100 केजी अनाज है और वो 3 बेलनाकार में अनाज को भरना चाहता है, जबकि कहा गया कि वह सभी कंटेनरों को 70 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरता है। ये भी कहा गया कि प्रत्येक कंटेनर में जो ऊंचाई है वो 70 सेंटीमीटर, तो बैग में कितना अनाज बचेगा। यानी अभी भी कहा है कि शायद बेलनाकार कंटेनर में भरा होगा तो अनाज पूरी तरह से भरा नहीं होगा, बच गया होगा कुछ अनाज, जैसे यहाँ पर 100 केजी अनाज है। तो कहता है, जबकि हिंट्स में ये कहा है कि यदि 1 केजी अनाज जो होगा वो 3000 सेंटीमीटर क्यूब स्थान करता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, 100 केजी अनाज, 3 कंटेनर है, तीनों कंटेनर जो था वो बेलनाकार था और प्रत्येक कंटेनर में कहा गया कि कितना ऊंचाई तक अनाज को भरना है। मान लिया जाए कि ये त्रिज्या हो गया जो आपका 20 दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर तक कंटेनर में भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन तीनों में टोटल अनाज कितना भरा गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि बताइए अनाज, तो बैग में कितना अनाज बच जाएगा। यानी बैग में 100 केजी जो अनाज था शायद उतना इसमें भर नहीं पाया। तो सबसे पहले हम इन तीनों का आयतन निकालेंगे, क्योंकि अनाज जब भरेगा तो किस चीज में भराएगा, इसके आयतन में भराएगा। और एक आयतन निकाल के क्यों ना 3 से गुना कर दिया जाए। और उसके बाद कहा है कि कितना केजी, अभी भी कहा गया है लास्ट में कि अनाज कितना बच जाएगा, केजी में आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ से आप आयतन निकालिए, आयतन बराबर πr², पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 20 गुने 20 कीजिएगा और ऊंचाई की जगह 70, और ऐसा ऐसा कई गो बेलनाकार है, तो 3 से अगर हम गुना कर देंगे तो तीनों में टोटल अनाज का आयतन निकल जाएगा। अब कटता है तो काट सकते हैं, जैसे 7 से ये कटेगा, जबकि ये देखिए जो आपका अनाज आया होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, जबकि यहाँ अनाज क्या चीज में है, केजी में। तो ऐसा करते हैं कि जो सेंटीमीटर क्यूब में अनाज आया है उसको केजी में बदल दिया जाए, और हिंट्स दिया हुआ है कि 1 केजी अनाज जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर इसमें 3000 सेंटीमीटर क्यूब से भागा दे दिया जाए तो ये क्या चीज में बन जाएगा, केजी में बन जाएगा। अब यहाँ से डील करते हैं, तो देखिए 3 जीरो आपका पूरी तरह से साफ हो गया, ये 3 भी कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी इससे ये पता चला कि तीनों कंटेनर जो बेलनाकार था उसमें 88 केजी ही अनाज एडजस्ट होगा, जबकि बैग में अनाज कितना केजी था, 100 केजी। अभी भी कई केजी अनाज बच जाएगा, 12 केजी। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कंटेनर के भरने के बावजूद भी कितना अनाज शेष बच जाएगा, तो आंसर होगा आपका 12 केजी के बराबर। चलिए नोट कीजिए।
पोछी लगा रहा हूँ। चलो तक ठीक हो जाता, धूपा में रख दो, धूपा में रख दूंगा। हो गया, मिटा दे इसको। चलिए 130 तक या 130 से 140, 140 देखा जाए, 140, 39, 39 देखिए, देखिए 39 में कहता है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के एक गोले के बराबर है। शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का कितना गुना है। शंकु की ऊंचाई जो होगा गोले के व्यास का कितना गुना, जबकि पहले से हेडिंग के रूप में कहा कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसी त्रिज्या के एक गोले के, लिखना चाहिए क्षेत्रफल के बराबर है, उसी त्रिज्या के एक गोले के क्षेत्रफल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि अगर हम एक शंकु बनाएंगे और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठ करेंगे तो इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ते हैं। इसी को आप फार्मूला में कॉमन लेकर के देखते हैं, तो पाई आर इंटू एल प्लस क्या होंगे आर, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जबकि कहा गया है कि उसी त्रिज्या के, उसी त्रिज्या का मतलब है जो त्रिज्या यहाँ होगा वही त्रिज्या गोला में होगा, और इसका कहा कि बराबर है, तो बराबर का मतलब गोले का यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर होंगे, जबकि गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का अर्ध पृष्ठ बोलिए मतलब वक्र पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, सब एक ही होता है। अर्ध गोला में जो होता है वो वक्र और संपूर्ण अलग अलग होते हैं, लेकिन गोला का वक्र गोला का संपूर्ण एक होंगे। ये 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होंगे। अब जरा देखा जाए, यहाँ से पाई कटेगा, एगो आर से एगो आर कटेगा, तो यहाँ पर देखा जाए 4 आर एल प्लस आर है, आर एगो किधर चला जाएगा, तो 3 आर बराबर क्या हो जाएगा एल, यानी एल बराबर 3 आर हो गया। अब जरा सोचिए कि एल जो है वो 3 आर के बराबर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपसे एच के बारे में पूछेगा, और पूछा गया है कि शंकु की ऊंचाई गोले का व्यास का कितना गुना है, तो यहाँ पर तो गोले का व्यास का भी आप निकाल सकते हैं, शंकु की ऊंचाई चाहिए, इसके लिए बेहतर होंगे 3 का एल का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 एल स्क्वायर होगा, माइनस 8 आर स्क्वायर, यानी ये सॉरी यहाँ पर आर लिखाएगा बाबू, देखा जाए यहाँ पर एच का मान निकालेंगे, एल बराबर 3 आर, डाउट नहीं ना, तो ये 9 आर स्क्वायर होगा माइनस आर स्क्वायर 8 आर स्क्वायर, यानी 2√2 आर के बराबर। अब क्वेश्चन में कहा कि बताइए गोले का शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई जो है वो 2√2 आर है, और गोले का व्यास कहा जाए तो ये 2 आर हो गया, यही कैंसिल होगा तो आंसर होगा √2 अनुपात 1 के बराबर, या इसी को सीधा सीधी क्या लिख दिया गया है, √2 लिख दिया गया। चलिए लॉक कीजिए। मिटा दें, हो गए। आइए 140 से 150, 140 देखिए 140 में है फिर एरिया वाला क्वेश्चन, 3 वृत्त जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है केंद्र के रूप में एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के साथ खींचे गए। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर है और केंद्र से बना करके उसको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाएगा, तो सभी वृत्त जो है एक दूसरे से टच करेगा, आधा आधा हो जाएगा, तो कहा उस त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो वृत्तों के त्रिज्या खंडों द्वारा कवर किया नहीं जाता है। ये देखा जाए, इसकी भुजा 8 है, एगो यहाँ से 4 4 4 4 4
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच दिया गया। एक वृत्त यहाँ से खिंचाया, एक वृत्त यहाँ से खिंचाया, एक वृत्त यहाँ से खिंचाया। कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जो वृत्त जो है इसको नहीं घेरता है, यानी यही गैप का एरिया पूछा है। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। याद कीजिए जब एरिया चल रहा था तो उसमें भी पूछताछ हुआ था, इसका एरिया निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। जबकि अगर इन तीनों त्रिज्या खंड को काट कर करके अगर साटिएगा तो ये अर्धवृत्त के रूप में बन जाएंगे। देखा जाए 60 60 60 180, यानी ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ½ पाई r स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर। इसी को फ्रेश कीजिए, आपका आंसर आएगा। हो गया? मिटा दें? एक 146 देखा जाए 146 में कहा एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु उसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा 2 भागों में काटा गया। आधार के समानांतर एक समतल को 2 भागों में काटा गया जो कि शीर्ष से 1/3 लंबवत नीचे एक बिंदु पर होता है। शीर्ष से 1/3, जबकि छोटे शंकु का आयतन संपूर्ण शंकु के आयतन से अनुपात क्या होंगे? ये देखा जाए। ये एक शंकु था, इसको एक कट किया गया, यहाँ से एक कट किया जाएगा। पहले से एक शंकु आपको दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आपसे अनुपात का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। अपने मन से न्यूमेरिकल वैल्यू दे दीजिए, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आइडिया देगा यहाँ पर। जैसे कहा गया है कि जो कट किया था शंकु को उसके आधार के, ये देखिए आधार के समानांतर कट किया गया एक समतल द्वारा 2 भागों में। ये देखिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो क्वेश्चन 2 भाग, 2 कटने ना हुआ है, नहीं एक ही समतल, एक समतल द्वारा 2 भागों में 2 कट का था तो 2 बार कट करते, जो कि यानी कि ये जो कट हुआ है कहता है कि शीर्ष से 1/3 लंबवत 1/3 लंबवत नीचे एक बिंदु पर होता है, यानी पूरी ऊंचाई को क्या माना जाएगा? 3। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई हुआ 1, तो ये कितना होगा? 2। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो छोटा शंकु बन रहा है और एक जो बड़ा शंकु है उसके कहा गया आयतन का अनुपात, जबकि छोटा शंकु या बड़ा शंकु उसका ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए। अब रही बात, उस समय भी बोले थे जब थ्योरी चल रहा था कि देखो दाएं बाएं करेगा तो यहाँ पर त्रिभुज को सिमिलर करने की कोशिश कीजिए। ये त्रिभुज छोटा दिख रहा है, ये त्रिभुज जो बड़ा है, ये एक दूसरे के सिमिलर है, और अगर सिमिलर होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए छोटा त्रिभुज का भुजा 1 है तो बड़ा त्रिभुज का भुजा कितना होगा? 3। तो ये भी जो होगा वो 1 होगा, तो ये इसका त्रिज्या 3 होगा। अब इसका अनुपात और इसका अनुपात चाहिए, जबकि अनुपात कहा जाएगा तो 1/3 पाई तो दोनों में आएगा, तो उसको आप लिखिए ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर r स्क्वायर इंटू एस से काम चलाइए। r स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर होगा और h की जगह 1 होंगे, जबकि बड़ा वाला का करोगे तो r की जगह पर 3 का स्क्वायर होगा और h की जगह भी 3 होंगे, यानी यही 1:27 बोलिएगा। इसी को 1 बटा क्या लिख दिया गया है? 27। चलिए नोट कीजिए। हो गया 50 तक में, ये 50 से 60, 60 से 70, 55, कितना? 48, 48, 55,
देखा जाए 48 में कहा कि एक घनाकार टैंक की क्षमता समथिंग किलो लीटर है। थोड़ा सा किलो लीटर लीटर ये सब का जो यूनिट है ध्यान रखिएगा। जैसे एक लीटर बराबर होंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मीटर में है, मीटर में 1 किलो लीटर बराबर कितना होगा, शायद 1 किलो लीटर बराबर 1 ही मीटर क्यूब बोला जाए, क्योंकि आगे लंबाई 32 मीटर है और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है वो 3:2 है। टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए क्षमता आपको दिया हुआ है 12,288, ये आपका किलो लीटर है। इसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा क्योंकि आपका यूनिट जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वो यूनिट मीटर में है। अब जरा देखिए तो पता है 1 किलो लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब? नहीं नहीं नहीं, 1 लीटर बराबर तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। पता नहीं लगता है 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है ये। इसको अनुपात को मान लिया जाएगा x, तो 1 हो जाएगा। लंबाई की जगह दिया हुआ है 32, चौड़ाई की जगह 3x और ऊंचाई की जगह 2x हो जाएंगे। देखते हैं काट करके, 8 चौ 32, यहाँ भी काटोगे 8 एकम 8, 4 बचेंगे, 8 बचे 40, 8 तिया 24, 4 8 छः 48, 4 से इसको काटिएगा, ये देखिए 4 तिया 12, 3 बचेंगे, चरिया की 32, 4 चक 16। अब देखा जाए 3 दूना 6, ऐसा करो इसको भी 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 6 छक 36 हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2, 6 छक 24 हो जाएंगे। x स्क्वायर बराबर हुआ 64, तो x बराबर कितना होगा 8। क्वेश्चन कहा टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई जो था वो 3x के बराबर है, यानी यही 3 गुने 8। देखिए तो 24 आता है। आंसर शीट में देखिए, आंसर शीट मिलाइए ना, 24 आता है। 24 आता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। ये सब याद ही रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। 1 लीटर बराबर एक बार आया था, तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। लीटर और किलो लीटर दोनों में अंतर है, और 1 किलो लीटर बराबर होगा तो 1 मीटर क्यूब। हो गया। मिटा दे इसको। चलिए 150 से 160, 55। देखा जाए 155। देखिए 155 में दिया हुआ है कि एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 4:7। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ में अनुपात अगर देता है, इसका मतलब एच और आर में एक रिलेशन तैयार होगा। आगे क्योंकि तंग करेगा, क्योंकि आयतन में एच और आर दोनों एक साथ आ जाएगा, तो दोनों एक साथ तो डीलिंग नहीं होगा, तो पहले से इसमें रिलेशन तैयार हो जाता है। कभी कभी देखिएगा यही क्वेश्चन पहले आप पूछे थे तो आयतन ऊपर था, आई वाला कंडीशन नीचे था, तो पहले कंडीशन आप इससे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें पढ़ोगे तो फंस जाओगे। आर एच दोनों एक ही साथ आ जाएगा, दोनों एक ही साथ निकलेगा नहीं, तो बेहतर होगा कंडीशन को ऑपरेट कीजिए। पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और संपूर्ण करेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और इन दोनों में अनुपात है 4:7, जिससे एच आर में रिलेशन निकलेगा। ये देखिए 7h हो जाएगा, ये 4h प्लस 4r हो जाएंगे, जिससे 3h बराबर 4r हो गया, अर्थात h अनुपात r बोलिए बराबर 4:3, या h बराबर बोलिए तो 4r/t। जैसे आपको इच्छा है वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अनुपात से तो अनुपात से, कंडीशनल है तो कंडीशनल। अब आयतन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर को मान लेते हैं, आर स्क्वायर लिख देते हैं, और एच के जगह हम लिख देते हैं 4r/3। और ये किसके बराबर हुआ था आयतन, तो 4851, या आर का मान नहीं निकलेगा, निकलेगा, चलिए निकल जाएगा तो नोट कीजिए। कर लिए नोट।
मिटा दें। आगे बोलिए 160 तक में 156। बाबू तो ना इजी क्वेश्चन हो। वक्र पृष्ठ त्रिज्या दिल है, वक्र पृष्ठ में मान रखोगे तो एल निकल जाएगा, जब एल निकल जाएगा त्रिज्या भी दिल है तो कहा एक गोले की त्रिज्या क्या होगा जिसका आयतन शंकु के आयतन का 2.5 गुना। जब त्रिज्या दिल है इसके सहारे एल निकलेगा तो एगो एच निकलेगा और उसके बाद आयतन निकाल लीजिएगा। और आयतन कहता है कि एक गोले की त्रिज्या क्या होगा जिसका आयतन शंकु के आयतन का 1.2 गुना, यानी शंकु का आयतन में 1.2 से गुना कीजिए तो गोले का आयतन हो जाएगा। एक तरफ गोले का आयतन लिखेगा फॉर्मूला, इसको मिटा दें पहले। देखिए त्रिज्या शंकु का कहता है कि 12 दिया हुआ है, जबकि इसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहता है 3 4 3 2 बटा 7। और हम लोग क्या कहेंगे पाई आर एल। पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 22 और यहाँ से एल का मान, ये 7 से 7 कटा होगा, 11 से काटिए ना इसको, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और काटिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 12 से काटिएगा 6 5 11 1 12, 6 से काटो ना, 12 से काट दे, 12 से कट रहा है, 12 एकम 12 एंड 12 तिया 36। तो देखिए यहाँ पर एल का मान कितना हो गया 13, तो जाहिर सी बात है एच का मान कितना होगा 5, 5 12 13, याद कीजिए ट्रिपलेट। अब कहा कि इसका जो आयतन, इसका एक गोले का आयतन होगा, जबकि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन किसके बराबर होगा तो शंकु के आयतन का 1.2 गुना। तो शंकु का आयतन करेंगे 1/3, पाई का मान 22 बटा रहे तो ना पाई कट ही जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब 12 गुने 12 और एच की जगह कितना होगा 5, ठीक इसमें 1.2 से गुना करेंगे ये बराबर होगा क्या आर निकलेगा। चलिए नोट कीजिए। बता दिया जाए। आगे बोलिएगा 160 तक में 57 देखा जाए। 57 में कहता है एक ठोस धातु खिलौने का अर्धगोलाकार आधार जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर एक शंकु है, यदि शंकु को ऊंचाई उसके आधार त्रिज्या के समान है धातु का आयतन क्या होगा। इस तरह का फिगर हो जाए। पहले वो अर्धगोला बना दीजिए, उसके बाद एक शंकु बन गया। आगे देखा जाए इसकी त्रिज्या जो है 3.5 के बराबर है और कहा कि इसके ऊपर शंकु है, यदि शंकु कुछ है आधार त्रिज्या के समान है यानी ये भी 3.5 हो जाएगा। कहा गया इसका आयतन बताइए। आयतन निकालने के लिए क्या करोगे, शंकु का आयतन अर्धगोला का आयतन दोनों का आयतन जोड़ दीजिए, पूरा खिलौने का आयतन हो जाएगा। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर इंटू एच की जगह 3.5 प्लस लिखोगे अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब यानी 3.5 का क्या होगा होल क्यूब। जब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, ये भी देखो 3.5 का होल क्यूब हो जाएगा और ये भी 3.5 का होल क्यूब है। इसमें 2/3 भाग है, इसमें 1/3 भाग है, ये पूरा भाग हो गया। मतलब डायरेक्ट लिख दीजिए पाई इंटू 3.5 का होल क्यूब, उतना ही हो गया।
याद है। आगे 160 से तक 160, 170, 158, 159। देखिए 158 में कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का योग जो है वो 49 है, यानी एल और आर इन दोनों मिला के 49। जबकि कहा इसका कुल सतह का क्षेत्रफल समथिंग है, इसकी ऊंचाई निकालना है। कुल सतह का क्षेत्रफल में अगर करोगे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर ये 1849 और इस 1848। इसका मान आपको पहले से पता है, कितना के बराबर है, 49 के बराबर। तो ऐसा करते हैं पाई का मान दे दीजिए 22/7, यहाँ से आर निकलेगा, आर यहाँ पुट करोगे एल निकलेगा, एल निकलेगा आर निकलेगा, तो फिर एच पाइथागोरस से निकालिए। ये तो बन जाना चाहिए अब आपको। देखिए 7 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 42, 7 28। यहाँ से काटोगे 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी आर का मान 22। यहाँ से एल का मान निकालना चाहिएगा, 22 लेस हो जाएगा, ये 7, ये 2 27। इसके बाद एच निकालना है, ट्रिपलेट चल रहा है नहीं, तो 27 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। देखिए तो ट्रिपलेट आंसर डायरेक्ट दे रहा है, इसका मतलब ट्रिपलेट होता है क्या? कितना 12 है। अच्छा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, हाँ बाबू 12 ही आएंगे। अब देखा जाए यहाँ से कहा जाए एल का मान निकालिएगा, 37 ना हो जाएगा। ये ट्रिपलेट लगता है 12 37 35, देख लीजिए नहीं होता है तो एच बराबर निकाला जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये ट्रिपलेट है 35। नोट कीजिए। आगे 160 तक 159। को देखा जाए 159 को देखिएगा। देखिए 159 में कहता है एक कमरे की लंबाई 15 फीट है, चौड़ाई 12 फीट, ऊंचाई 10 फीट। इसमें 8 फीट और 3.5 फीट मतलब मान के चलिए आयाम का एक दरवाजा है, 5 फीट गुने 3 फीट का आकार की 2 खिड़कियां हैं, चार दीवारों और छत को 50 रुपये प्रति वर्ग फीट पर पेंट करवाने का लागत क्या होगी। इसमें सबसे पहले ये कि कमरा जो था उसकी लंबाई दिल है, चौड़ाई दिल है, ऊंचाई। इसमें कॉमन सेंस लगाइए, पेंट करिएगा। अब पेंट कहाँ करना है, तो कहा है दीवार में पेंट कीजिए, और सेलिंग यानी छत पर, सेलिंग उसी को कहेंगे छत। अब कॉमन सेंस लगाइए कि पेंट तो जरूर होगा, लेकिन खिड़की कहाँ होता है, दीवारे में होगा खिड़की। दरवाजा कहाँ होगा, दीवारे में होगा। तो क्या दरवाजों को पेंट कीजिएगा, जैसे चूना से पेंट करना है तो दरवाजा तो चूना से नहीं होगा। तो इसमें पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना एरिया में पेंट किया जाएगा। और जैसे ही एरिया में पेंट निकल जाएगा तो 50 पैसा से गुना, 50 रुपया से गुना कर देंगे तो इसका लागत निकल जाएगा। अब एरिया में कहा जाए तो पहले चारों दीवारों में अगर पेंट कीजिएगा तो आराम से पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी, यानी 2 का 2, h की जगह 10, एल प्लस बी का मतलब 15 प्लस 12। और उसके बाद सेलिंग की बात किया जाए तो सेलिंग में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा, यानी प्लस करेंगे 15 गुने 12। लेकिन इतना क्षेत्रफल में तो पेंट होता है, लेकिन इसी क्षेत्रफल में जो है आपको दरवाजा भी रहेगा और खिड़की भी रहेगा। तो दरवाजा में पेंट नहीं होगा, खिड़की में पेंट नहीं होगा, तो दरवाजा का क्षेत्रफल और खिड़की का क्षेत्रफल इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जबकि दरवाजा जो है एक ही गो है 8 बाई 3.5, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा 8 गुने 3.5। खिड़की का है 2 गो है 5 बाई 3, तो 5 बाई 3 लिख दिया जाए, कई गो तो 2 गो। ये यहाँ तक आपको निकल गया पेंट किया गया क्षेत्र। और अगर हम 50 पैसा से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा खर्चा। यही आंसर होगा। हो गया 160 से 170 61। देखा जाए 61। फिर समबाहु पूछ दिया जी, क्षेत्रफल बोला नहीं, थोड़ा सा चेंज है। एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। त्रिभुज का भुजा और अर्धगोले की त्रिज्या कितना होगा। बेहतर होगा यहाँ पर
दोनों का फॉर्मूला रखने की कोशिश कीजिए। अनुपात आएगा, फिर उसके बाद गुना के रूप में पूछा गया है। एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और ये कहा कि समबाहु त्रिभुज के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है, जबकि समबाहु त्रिभुज का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ से बेहतर होता कि अनुपात लाते। पाई रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं, ये को जैसे अगर ये कटेगा तो यहाँ √3 होगा। यहाँ से पहले किसके बारे में पूछा गया? त्रिभुज की भुजा, और त्रिभुज की भुजा अर्धगोले की त्रिज्या का कितना गुना है। क्यों ना यहाँ से भुजा स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर में मान निकाला जाए। ये देखिए इधर ही आ जाता, तो इतना बराबर अगर लिखेंगे तो शायद ये आपका 4√3/1 पाई, पाई भी दे दीजिएगा, 4√3 पाई, ये हो सकता है, यही ना होगा? गलती तो नहीं ना हुआ है? 3 पाई आर स्क्वायर √3 समबाहु त्रिभुज के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, त्रिभुज की भुजा और ये। इसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ से अगर इच्छा है तो इसको आप लिखते A/R बराबर, तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये रूट में रह जाएगा, √3 × 5। अब इसमें अगर कहा जाए तो यही चीज को अगर हम A/R के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसी को लिखा जाएगा 2√3 × 5। ये आंसर दे सकते हैं। कहा गया भुजा जो है त्रिज्या का कितना गुना है, या इसी को अगर ये जो रूट लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 4√3 पाई पहले से, और इस पर पावर क्या दे दिया जाए 1/2। इसी 1/2 को क्या बोल सकते हैं 0.5। ये देखा जाए 4 पाई √3 × 0.5, यही आंसर हो जाए। जो 4 का वर्गमूल निकाले थे ना वैसे ही रह देते हैं, पूरे पर वर्गमूल लेकर करके 1/2 कर देते हैं। देख लीजिए, मिला लीजिए ऑप्शन नंबर डी। कर लिए नोट, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। डी है जी। चलिए आगे बोलिए, 170 तक में, 170 से 180, 77 देखा जाए। देखिए 77 में कहता है कि एक घन का विकर्ण का वर्ग, एक घन के विकर्ण का वर्ग तो 175 के है, इसका घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। घन का विकर्ण क्या होगा √3 एल ना होंगे, और इसका कहा वर्ग करोगे तो ये मान जो होगा वो 2175 के बराबर है। इसका मान 3 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएंगे बराबर 2175। यहाँ से 3 से भागा दीजिए, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 725 किसी का होता है 625 होता है, 725 नहीं होगा, तो 3 7 18, तो करेगा क्या? तो अब पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर नहीं होता रहे तो ऐसे ही रहे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6L स्क्वायर होता है ना, तो एल स्क्वायर का मान देना 6 × 725 से गुना करो, यही एगो 4 है, 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 सत्ते 42 और 1 43, 43 50, इतना ही चलेगा। वो सिलेक्टिव क्वेश्चन हो गया, जहां दाएं बाएं करेगा तो एल स्क्वायर का मान है, एल का मान निकले नहीं करेगा, रूट में चला जाएगा। चलिए 177 हो गया, 180 तक में 87, मतलब 180 से 190 87। मिटाए इसको, कहाँ ज्यादा जरूरत है, तो हम तो बोल ही रहे हैं भाई, पूछते मना थोड़ी है। फुल कैंडिडेट हड़कता है सैटरडे से कि सैटरडे को तो भेज देते हैं तेजी में, तेजी क्या बना के पहले बोले थे कि बना के आइए, मतलब एक और सैटरडे तो पारे न हो जाएगा, मतलब एक दिन ऐसा क्लास मिल जाएगा 1.5 घंटा का, पार हो जाता है, खत्म हो जाता है। जानते हो लास्ट में लटकल रहता है तो लटकले रह जाता है, सही 5 वाला बैच तुम लोग से पहले खुला, कब का खत्म हो गया वो, तो पता नहीं 2.5 वाला बैच का होगा, चल रहा है तो चल रहा है। तुम लोग से 1 महीना पहले चालू हुआ था, पहले 1 महीना नहीं 1 महीना लेट चालू हुआ था तुम लोग के बैच से, और देखो कब का खत्म हो गया बैच। उन लोग का जो तुम लोग के साथ मर्ज करके पढ़ रहा था DI मेंसुरेशन खत्म कर करके बैठल था, लोग खाली DI पढ़ना था। चलो कुछ और पढ़ो ना जी,
आज उम्मीद था कि 200 तक हो जाएगा, अगले दिन एगो 50 हो रहेगा, न पर लगेगा। छोड़ दो, रह दो, कोई दिक्कत नहीं। कै गो बचा तब? 75 गो। 75 का मतलब 2 दिन में हो जाना चाहिए था। कल आ जाओगे तो खुले हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, मतलब कल नहीं आना, ठीक है, रेस्ट करो। 2:30 बजे समझ रहे हो, 12:30 बजे क्लास लेके जाते हैं, खाए बस थोड़ा सा, इसे सोए बस, नींद पड़ जाता है। आओ में कभी कभी लेट होता है। आओ आओ आओ, सोमवार मंगल मतलब मान के चलेंगे, सोमवार और मंगल चलना है। तू ये ना बाबू, उसके बाद आपको एक एक चीज आप पूरा निकाल के देख लीजिए, एक एक चीज पढ़ा दिया गया है। जो लास्ट तक पढ़ता है उसको सब समझ में आता है कि हाँ एक एक चीज हुआ है। जो गायब हो जाता है सीधे कहता है कि सर कहाँ पढ़ा है हमको। आइएगा तब ना पढ़िएगा। मतलब कल नहीं चाहिए क्लास।